माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर प्रोफेसर शांतनु चट्टोपाध्याय ईएनईसी इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान 30 8051 माइक्रोकंट्रोलर कंटिन्यूड। रिटर्न निर्देश एक जंप इंस्ट्रक्शन के समान है, लेकिन यह स्टैक से प्रोग्राम काउंटर की सामग्री को पॉप आउट कर देगा और फिर प्रोग्राम काउंटर को उस मूल्य के साथ लोड किया जाएगा। इसलिए RET स्टैक टॉप को लोड कर रहा है, यह स्टैक टॉप की सामग्री प्राप्त कर रहा है और इसे प्रोग्राम काउंटर में डाल रहा है ताकि प्रोग्राम काउंटर को वह बिंदु वापस मिल जाए जिस पर उसे वापस लौटना चाहिए और निष्पादन उसी तरह से जारी है। इसलिए जब आप एक सबरूटीन लिख रहे हैं तो हम इसे इस तरह से कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यह मुख्य कार्यक्रम है, इसलिए कुछ समय बाद हम एक सबरूटीन कह रहे हैं जिसे सब लेवल कहा जाता है। तो यह सबरूटीन का आह्वान है। तो यह सबरूटीन बॉडी है। तो यह होना चाहिए कि एक बदलाव है, इसलिए यह ब्रैकेट इस क्षेत्र में होना चाहिए, इसलिए यह सबरूटीन होगा। इसलिए इस सब लेवल के खत्म होने के बाद एक रिटर्न निर्देश है, इसलिए RET निर्देश इसे वापस उस निर्देश पर ले जाएगा जहां कॉल के बाद निर्देश दिया गया है। तो यह इस बिंदु पर ले जाएगा। लेकिन इन सभी कार्यों को करने के लिए, खासकर जब आप किसी प्रोग्राम में सबरूटीन का उपयोग कर रहे हों, तो हमें सावधान रहना होगा कि स्टैक पॉइंटर को उचित मूल्य के लिए आरंभीकृत किया गया है, अन्यथा यह रिटर्न पता तब होगा जब प्रोसेसर रिटर्न एड्रेस को बचाने की कोशिश करेगा। यह अनजाने में कुछ रैम स्थानों को संशोधित कर सकता है जो प्रोग्राम के लिए उपयोगी हैं। इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से यह स्टैक पॉइंटर 07 के लिए आरंभीकृत होता है। रीसेट के बाद वही पता होता है जो बैंक 0 के रजिस्टर 7 के समान है। अब प्रत्येक पुश ऑपरेशन के साथ प्रोग्राम काउंटर को बढ़ाया जाएगा। इसलिए यदि आप इस मेमोरी को देखते हैं तो हमें याद है कि एक रजिस्टर बैंक 0 है जो कि 0 से 7 तक की सीमा में है और स्टैक पॉइंटर को 7 से शुरुआत किया गया है। अब यदि आप कॉल कर रहे हैं तो पहले इस वापसी मूल्य को स्टैक पर सहेजा जाना है, इसलिए इन दो स्थानों पर वापसी मूल्य को बचाया जाएगा जो कि स्थान संख्या 8 और स्थान संख्या 9 है। इन दो स्थान में प्रोग्राम काउंटर मूल्य बचाया जाएगा। अब यदि आपका प्रोग्राम कुछ सार्थक उपयोग कर रहा है तो यह इन स्थानों के साथ कुछ सार्थक कर रहा है, तो उन सामग्रियों को खो दिया जाएगा। इसलिए यह बेहतर है कि हम इस प्रोग्राम को कुछ उचित मानों के लिए इस स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करें। इसलिए सबरूटीन का उपयोग करते समय प्रोग्राम काउंटर को स्टोर करने के लिए स्टैक का उपयोग किया जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना जरूरी है। इसलिए कई मामलों में हम इसे 2Fh को स्टैक पॉइंटर मान के रूप में उपयोग करेंगे क्योंकि इसके बाद आमतौर पर हमारे पास ये रजिस्टर बैंक नहीं है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि हम इसे 2F के आसपास रखें, यह सिर्फ एक सलाह है। तो यदि आप पाते हैं कि आपका प्रोग्राम स्थान का उपयोग कर रहा है तो आपको एक उपयुक्त मेमोरी का पता लगाना होगा जिसे स्टैक के रूप में उपयोग किया जा सकता है और आपको स्टैक पॉइंटर को इस तरह से इनिशियलाइज़ करना होगा। और स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना इस विशेष मामले में बहुत सरल MOV SP 2Fh है। इसलिए अगले हम इस सबरूटीन का एक उदाहरण देखेंगे। मान लें कि हम एक संख्या के वर्ण के लिए एक सबरूटीन लिख रहे हैं। यह वास्तव में अक्सुमुलेटर में संग्रहीत संख्या को वर्ग करता है, तो उस उद्देश्य के लिए यह उस गुणन निर्देश और MUL AB का उपयोग करेगा। तो यह B A से गुणा करेगा क्योंकि B रजिस्टर सबरूटीन द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि हम पहले B रजिस्टर को बचाएं क्योंकि मुख्य प्रोग्राम जहां से आप इस वर्ग सबरूटीन को कॉल कर रहे हैं शायद इन अंतिम कोड का भी उपयोग कर रहे हैं। तो हम पहले इस B रजिस्टर को सहेजते हैं, फिर हम उस B रजिस्टर का उपयोग करते हैं और फिर हम इस MUL AB निर्देश द्वारा गुणा करते हैं और अंत में गुणा परिणाम A रजिस्टर में उपलब्ध होता है। तो यह माना जाता है चूंकि गुणन परिणाम 8 बिट में समाहित किया जा सकता है, इसलिए संख्याएँ काफी छोटी होती हैं जिससे परिणाम 8 बिट में समाहित होता है।
इसलिए हम अब B रजिस्टर की सामग्री को अनदेखा कर सकते हैं, तो हम पॉप B इंस्ट्रक्शन का उपयोग कर सकते हैं ताकि B का यह पिछला मान बहाल हो जाए और फिर यह RET इंस्ट्रक्शन का उपयोग वापस करने के लिए करेगा। तो यह स्टैक प्रोग्राम में 8 बाइट है। तो यह पुश B है 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, कुछ इंस्ट्रक्शन को 2 बाइट मिले हैं। कुल मिलाकर यह एक 8 बाइट प्रोग्राम है और निष्पादन के लिए 11 मशीन चक्र की आवश्यकता होती है। इसलिए यह बाइट और मशीन चक्र कैसे आ रहे हैं, इसके विवरण के लिए जैसा कि हमने 8085 में भी नोट किया है, इसलिए आपको व्यक्तिगत निर्देशों के आकार और उनके द्वारा ली जाने वाली मशीन चक्रों की संख्या जानने के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका से परामर्श करना होगा। अब इस वर्ग ऑपरेशन को गुणा करने का एक और तरीका यह भी है कि एक और प्रोग्राम स्क्वायर है। तो यह A बढ़ाता है, फिर MOVC A, PC, इसलिए यह तालिका कार्यक्रम के ठीक बाद स्थित है। तो आप देखते हैं कि इस बिंदु पर प्रोग्राम काउंटर को एक मान मिला है जो कि RET अनुदेश एक इंगित कर रहा है। अब यदि हमारे पास मान 0 है, फिर इंक्रीमेंट A का मान 1 होगा, इसलिए यह मान 0 है। इसलिए यदि मान 0 था तो वापसी मान भी 0 है। यदि एक मान 1 था तो इंक्रीमेंट के बाद इसलिए यह 2 हो जाएगा, इसलिए इस बिंदु पर प्रोग्राम काउंटर मान 1000 है। फिर क्या होता है, चूंकि यह रिटर्न 1 बाइट निर्देश है, इसलिए इस तालिका को 1000 स्थान से संग्रहीत किया जाएगा। इसलिए इस तालिका को स्मृति स्थान 1000 से संग्रहीत किया जाएगा, इसलिए स्मृति स्थान 1000 को 0 मान मिलेगा, फिर 1001 को 1 का मान मिलेगा, फिर 1002 को 4 का मान मिलेगा। इस तरह यह ठीक रहेगा। अब मान लीजिए कि हम मान लेना चाहते हैं कि A का मान 2 के बराबर है, इसलिए हम मान 4 प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जब यह निर्देश प्राप्त किया गया है तो प्रोग्राम काउंटर मान 1000 के बराबर है, क्योंकि यह पता है यह रिटर्न निर्देश। तो यह RET निर्देश 1 बाइट है, तो यह 1000 हो रहा है, यह पता 1000 है। तो यह 1 बाइट अनुदेश है। तो मेरी तालिका 1001 पर शुरू होगी, तो यह 1001 है, यह 1002 है, यह 1003 ठीक है। अब क्या होता है कि A के बराबर 2, तो इंक्रीमेंट A को 3 के बराबर कर देगा, तो यह A प्लस PC 1000 प्लस 3 1003 है। तो यह स्थान 1003 पर पहुंच जाएगा और 1003 आप देख पाएंगे कि हमें क्या मूल्य मिल गया है, मूल्य 4। तो यह वर्ग मान 4 प्राप्त करता है। दूसरी ओर मान लीजिए कि A 0 के बराबर है, उस स्थिति में इंक्रीमेंट के बाद A 1 के बराबर हो जाएगा। अब यह 1000 प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए यह इस स्थान 1001 पर पहुंच जाएगा जिसे यह 0 मिलेगा। तो मान लें कि यह प्रोग्राम भी एक ही वर्ग की गणना कर रहा है, लेकिन यह तेज है, यह प्रोग्राम तेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 11 मशीन चक्रों की तुलना में 5 मशीन चक्रों की आवश्यकता है, क्योंकि गुणन निर्देश कई मशीन चक्रों को लेता है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम का उपयोग गुणा करने के लिए तेजी से कर सकते हैं। बेशक आप कह सकते हैं कि यह सीमित है, क्योंकि हम सिर्फ 9 मान तक जा रहे हैं, इसलिए 0 से 9 केवल उन वर्गों की गणना की जा सकती है जो इस कार्यक्रम से परे नहीं हैं। तो यह एक और उदाहरण है। तो यह क्या करता है कि यह पोर्ट 3 पर मान के वर्गमूल को पूरा करेगा और पोर्ट 1 पर मान को आउटपुट करेगा, इसलिए यह वर्गमूल की गणना करेगा। तो यह कैसे करेगा? तो यह मुख्य कार्यक्रम है। सबसे पहले हमें पोर्ट 3 से मान प्राप्त करना है, इसलिए यह कहता है कि पोर्ट 3 पर उपलब्ध मूल्य। अब चूंकि हम पोर्ट 3 की सामग्री को पढ़ना चाहते हैं, इसलिए पोर्ट 3 को इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करना होगा, इसलिए हमें पोर्ट 3 पर सभी को आउटपुट करना होगा जो हमने पोर्ट चर्चा में देखा है। तो इन इनपुट होने के लिए पोर्ट 3 बिट को इनिशियलाइज़ करता है और अगले निर्देश यह इस P3 रजिस्टर की सामग्री को A में पढ़ेगा। अब हम एंडिंग द्वारा 0x0F के साथ बिट्स को 7 से 4 क्लियर कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि यह 0 बिट को बंद कर देगा, 4 से 7 केवल 0 1 2 3 वहाँ वे होंगे।
अब हम इस वर्गमूल कार्यक्रम को बुला रहे हैं तो यह A को लागू करेगा और फिर यह MOV CA PC होगा। तो इस तरह से यह 9 तक की संख्या के आधार पर मूल्य की गणना करता है, इसलिए इसे संबंधित अंक मिला है जो आपको आना चाहिए ताकि यदि आप उस कम क्रम वाले बाइट को ले रहे हैं तो फिर उसके बाद यह पोर्ट P1 पर A से उस नंबर को आउटपुट कर रहा है और फिर यह सजमप लूप है। तो यह फिर से यहां आएगा, अगले नंबर प्राप्त करें और यह कार्यक्रम के साथ जारी रहेगा। इसलिए कार्यक्रम की शुद्धता आप सत्यापित कर सकते हैं, लेकिन संचालन इस तरह से है। इसलिए यह आम तौर पर यह है कि आपको यह दिखाना है कि सबरूटीन कैसे लिखे जा सकते हैं। तो यह वह तरीका है जिससे हम सबरूटीन को लिख सकते हैं। तो हम सबरूटीन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए वे हमें असेंबली भाषा कार्यक्रम बनाने की अनुमति देंगे। इसलिए हम पूरे काम को सबरूटीन के एक सेट में विभाजित कर सकते हैं और यह कार्यक्रम को प्रबंधनीय बनाने के लिए उपयोगी है। और यह कोड स्थान बचाता है क्योंकि प्रोग्राम को करने के लिए सबरूटीन को प्रोग्राम में कई बार कहा जा सकता है, इसलिए हमें इतनी जगह की आवश्यकता नहीं है। हर बार यदि आप समान कोड को दोहराना चाहते हैं तो कार्यक्रम की जगह आवश्यक अधिक होगी। इसलिए विलंबित दिनचर्या का एक उदाहरण है। तो यह है कि यह कैसे किया जा रहा है। तो यह MOV A0AAH है, इसलिए 0AAH को A रजिस्टर पर ले जाया गया है। फिर हम इस P0 पर A रजिस्टर मान का आउटपुट कर रहे हैं, तो यह P0 मान प्राप्त कर रहा है। तो वास्तव में इस कार्यक्रम में यदि आप A के पैटर्न को देखते हैं तो A 10 है, इसलिए यह 10 10 10 10 है। इसलिए आदर्श रूप से यह कार्यक्रम कुछ इस तरह से है कि हमें यह पोर्ट P0 मिला है जिसमें यह हमने LED को जोड़ा है। तो हमने पाया है कि इस प्रकार की LED बिट संख्या 0 से बिट संख्या 7 के माध्यम से जुड़ी हुई है। और फिर इस LEDs वास्तव में वैकल्पिक रूप से निमिष कर रहे हैं। तो यह है कि यह कार्यक्रम क्या कर रहा है। इसलिए यह क्या करता है, पहले यह मूल्य 000 को AH रजिस्टर में ले जा रहा है और पोर्ट 0 के मान को आउटपुट कर रहा है। इसलिए वैकल्पिक LED चालू है, फिर हमें एक देरी करनी होगी। इसलिए यह दिनचर्या लकाल विलंब है। तो इस देरी को दिनचर्या कहेंगे। तो यह इस A रजिस्टर को पूरक करेगा और फिर यह इस पर वापस जाएगा। तो जब यह पूरक है, इसके बाद LEDs जो पहले बंद थे अब चालू होंगे और जो पहले चालू थे अब बंद हो जाएंगे। तो यह इस तरह से किया जाएगा। अब यह विलंब दिनचर्या कैसे काम कर रही है। तो R0 रजिस्टर की वैल्यू FFH हो रही है जो 255 है। फिर हम यहाँ R0 के नॉन ज़ीरो पर जंप लगा रहे हैं, तो R0 को घटाया जाएगा और यह कूद जाएगा। इसलिए यह इस बिंदु पर लूपिंग होगा जब तक कि R0 0 नहीं बन जाता। 255 चक्र के लिए यह होगा और फिर यह वापस आ जाएगा। तो यह इस प्रदर्शन में थोड़ी देरी करता है ताकि यह मानव आंखों को दिखाई दे। और कुछ देरी जो आपको उत्पन्न होती है, आप इस MOV R0,0FFH को देख सकते हैं। एक चक्र फिर यह निर्देश DJNZ R0 यहाँ है, इसलिए यह चक्र में ले जाता है और यह 255 बार दोहराया जाता है और इसलिए प्लस अंतिम वापसी जो 2 चक्र को मिलाकर कुल मिलाकर 513 चक्र लेती है। दूसरी ओर यदि आप एक बड़ा विलंब चाहते हैं तो हमारे पास एक और विलंब दिनचर्या हो सकती है जो यहाँ हमें R6 0FFH मिला है, फिर R7 0FFH, फिर DJNZ R7 यहाँ है। एक बार यह खत्म हो गया है, हम DJNZ R6 से बैक 1 कर रहे हैं। तो यह 2 जोड़े रजिस्टर R6 और R7 द्वारा देरी कर रहा है और चक्रों की कुल संख्या आप एक समान फैशन में गणना कर सकते हैं। इसलिए यह 130818 मशीन चक्र है। इसलिए एक बार जब आप क्रिस्टल आवृत्ति को जान लेते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं कि इस रूटीन द्वारा उत्पन्न वास्तविक विलंब क्या है। तो यह एक बहुत अधिक देरी हो गई है। तो यह लंबी देरी का उदाहरण है। तो हमें
यह हरी एलईडी मिल गई है, फिर सजमप, फिर हम बस इस कार्यक्रम के माध्यम से जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इस लंबे विलंब का उपयोग कैसे किया जा रहा है। फिर हम एक और उदाहरण लेते हैं जहां हम कोड मेमोरी से रैम तक एक स्ट्रिंग को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यह DPTR हैश स्ट्रिंग है। तो DPTR को एक संख्या मिलेगी जहां से यह स्ट्रिंग संग्रहीत है। तो यह स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को एक पता मिला है, इसलिए जब आप हैश स्ट्रिंग कहते हैं तो संबंधित पता लोड हो जाता है और यहां आ जाएगा और DPTR को वह पता मिल जाएगा। और R0 हम लोड कर रहे हैं कि कितने वर्ण हैं, और R0 हम लोड कर रहे हैं कि कितने वर्ण हैं। तो यह वास्तव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण हैं। तो 16 वर्ण हैं। तो यह 01H है और इसे एक अशक्त चरित्र के साथ समाप्त किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 6 वर्ण हैं। फिर हम A रजिस्टर को क्लियर करते हैं और MOVC A,A+DPTR लिखते हैं। तो DPTR इस चरित्र T की ओर इशारा कर रहा था। तो स्मृति के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि यदि यह स्मृति है और यह 1000 है तो हमें यह अक्षर संग्रहीत है। तो यह वर्ण T है, यह वर्ण H है, यह वर्ण I S है। इसलिए यह इस तरह से जाता है और यह 0 के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए यह स्ट्रिंग है। इसलिए जब आप इस निर्देश को निष्पादित करते हैं तो DPTR का मान 1000 हो जाता है, इसलिए DPTR 1000 के बराबर हो जाता है। अब यदि आप इस निर्देश पर गौर करते हैं तो यह जो कह रहा है वह A प्लस DPTR है। तो A मान इस बिंदु A प्लस DPTR पर 0 है, इसलिए यह इस स्थान पर पहुंच जाएगा ताकि चरित्र को A पर ले जाया जाएगा। इसलिए A को वर्ण T मिलेगा और रुकने के लिए 0 पर कूदना होगा। यह खत्म हो गया है, अन्यथा यह R0 को चालू करता है, इसलिए इसे R0 द्वारा इंगित किए गए स्थान पर कॉपी किए गए A रजिस्टर की सामग्री मिलती है। तो R0 10H है, इसलिए यह मान जाता है कि यह R0 उस स्थान की ओर इशारा करेगा जहां आप वास्तव में 10 पते पर जाना चाहते हैं। तो R0 इस ओर इशारा कर रहा है, जिसका अर्थ है कि मैं इस स्ट्रिंग को इस स्थान से इस स्थान पर स्थानांतरित करना चाहता हूं कि इसे रैम में कॉपी कर दें। तो यह MOV R0, A है, इसलिए यह T वर्ण A रजिस्टर में था, इसलिए इस स्थान पर आएगा 10। तब DPTR लागू करें तो DPTR मान बढ़ेगा तो R0 भी बढ़ेगा। फिर SJMP लूप 1 को यह यहाँ वापस आएगा। तो यह फिर से SMP लूप 1 को साफ करेगा। तो यह होगा कि यह यहाँ वास्तव में स्पष्ट नहीं होना चाहिए, यह यहाँ आना चाहिए। तो अब इस DPTR के साथ DPTR मान अब 1001 है, इसलिए DPTR के साथ, इसलिए इसे फिर से A जोड़ दिया जाएगा। इस तरह यह 1001 हो जाएगा। तो यह अगले स्थान की ओर इशारा करेगा। तो इस स्थान से इसे A रजिस्टर में अगला चरित्र मिल जाएगा और यह वर्ण 0 R0 के लिए इंगित किए गए अगले स्थान पर चला जाएगा। इसलिए यहाँ हमने R0 को बढ़ाया है, इसलिए R0 अब अगले स्थान की ओर इशारा कर रहा है। तो यह वर्ण H की प्रतिलिपि बनाई जाएगी। तो T वर्ण की प्रतिलिपि बनाई गई थी, H वर्ण को यहाँ कॉपी किया जाएगा। तो इस तरह से यह आगे बढ़ता है। तो अंततः इसलिए यह 0 पर कूद जाएगा। जब वह इस 0 चरित्र पर पहुंच जाएगा तो यह इस स्टॉप पर कूद जाएगा और यहाँ इस बिंदु पर एक अनंत लूप में कार्यक्रम होता है। तो यह लगातार SJMP बंद हो जाता है। तो यह इस बिंदु पर एक अनंत लूप में है। तो हम इस कार्यक्रम प्रकार के प्रोग्राम का उपयोग कोड मेमोरी से रैम में जाने के लिए स्ट्रिंग को कर सकते हैं। अगला हम एक और कार्यक्रम देखेंगे। तो यह पोर्ट 0 को इनपुट मोड में सेट कर रहा है, पोर्ट 0 से मान को A रजिस्टर में पढ़ना और फिर यह मान को P1 रजिस्टर में डाल रहा है। तो यह मूल रूप से P0 पोर्ट में आने वाले मान को P1 पोर्ट पर कॉपी कर रहा है। तो P0 पोर्ट से मान को P1 पोर्ट में कॉपी किया जाता है। इसलिए यदि आप इसे रजिस्टर के माध्यम से करते हैं तो आप सीधे P0 और P1 के बीच स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। अगला हम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जो 50 प्रतिशत के
चक्र वर्ग तरंग का निर्माण करता है। तो अगर मुझे इस तरह एक चौकोर लहर मिली है, अब यह ऑन ऑफ अवधि है। अगर मैं कहता हूं कि यह एक अवधि का प्रारंभ समय है, तो यह किसी अवधि का संबंधित अंत समय है। तो यह समय अवधि T है जो हमारे पास है। अब इस समय अवधि में इसलिए उपयोगिता अनुपात का अर्थ है कुल समयावधि से विभाजित समय अवधि। इसलिए अगर मैं कहता हूं कि 50 प्रतिशत ड्यूटी साइकिल का अर्थ है आधे समय के लिए संकेत उच्च और आधे समय का संकेत कम है। आपके पास कुछ अन्य प्रकार की लहर हो सकती है, जैसे इस बिंदु पर संकेत उच्च है और शायद यह इस समय नीचे आता है और नीचे आता है और फिर यह बहुत कम समय के लिए कहता है कि लहर इस तरह है। तो यहाँ उपयोगिता अनुपात बहुत कम है, क्योंकि यहाँ समय अवधि समान है, वहाँ लहर बहुत कम मात्रा में है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग उपयोगिता अनुपात हो सकते हैं। इसलिए यदि आप 50 प्रतिशत ड्यूटी साइकिल की लहर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। इसलिए हम पोर्ट 1 बिट नंबर 2 पर उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए पोर्ट 1 बिट नंबर 2 एकड़ देरी को पूरक करें। तो ACALL देरी वहाँ कुछ देरी उत्पादन किया जाएगा, तो वापस सजमप, तो यह वहाँ वापस आ जाएगा। या हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से सेट और रीसेट करें। तो हम सेट बिट 12 कर सकते हैं, फिर देरी डाल सकते हैं, फिर क्लियर बिट 12, फिर देरी, फिर कॉल देरी और फिर सजमप वापस। इसलिए यहाँ अंतर यह है कि पहले मामले में यह निर्भर करता है कि पोर्ट का जो भी यादृच्छिक मूल्य है वह उस मूल्य का पूरक होगा। इसलिए हम शुरुआत में संकेत के चरण के बारे में बहुत निश्चित नहीं हैं। इसलिए दूसरे मामले में संकेत का चरण शुरू में उच्च है, फिर यह कम हो जाता है, इस तरह से कि दो मामलों के बीच अंतर अन्यथा वे समान हैं। एक और उदाहरण मान लीजिए कि हम 66% का ड्यूटी साइकिल बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर मैं घड़ी को 2 समय इकाई के लिए उच्च रखता हूं, तो यह 1 समय इकाई के लिए कम होना चाहिए। उस स्थिति में आप 66 प्रतिशत का ड्यूटी साइकिल प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुल समय अवधि 3 है और उसके बाद 2 टाइम यूनिट के लिए, तो हम उच्च स्तर पर शेष हैं और 1 समय इकाई के लिए हम कम जा रहे हैं। तो संकेत इस तरह है, 2 समय इकाई के लिए यह उच्च है, फिर 1 समय इकाई के लिए यह कम है, 2 बार की इकाई यह उच्च है, 1 समय इकाई कम है, फिर से यह 2 समय इकाई के लिए उच्च जा रहा है, तब यह निम्न होता जा रहा है ताकि हमारे पास यह हो सके। तो यह मूल रूप से 2 तिहाई बात है। तो यदि यह कुल 3 है, तो हम इसे बहुत कुछ कह सकते हैं। तो अगर यह 3 है, तो उसमें से कुछ समय इकाई के संदर्भ में यह 2 है, इसलिए हमें 66 प्रतिशत ड्यूटी साइकिल मिलता है। तो हम ऐसा कैसे करें? हम इस पोर्ट 1 बिट नंबर 2 को सेट करते हैं, फिर विलंब दिनचर्या को कॉल करते हैं, फिर 2 देरी करते हैं। यदि विलंब दिनचर्या के लिए एक कॉल है, तो अगर मुझे लगता है कि यह 1 समय इकाई की देरी का उत्पादन करता है, तो मैं 2 कॉल दे रहा हूं, तो मैं 2 देरी हो जाएगी, तो उस बिट को स्पष्ट करें। इसलिए यह कम हो जाएगा और फिर मैं 1 इकाई की देरी कर रहा हूं, तो यह एकड़ देरी। तो यह उस सबरूटीन का उपयोग करके इस इकाई की देरी का उत्पादन करेगा। तो आप इस बिंदु पर वापस आएंगे। अब यह फिर से एक बिंदु पर सेट हो जाएगा जिसे आप जानते हैं कि पोर्ट 12 का सेट बिट है। तदनुसार यह पैटर्न उत्पन्न होगा। इसलिए यह एक तरीका है जिससे हम देरी और वह सब उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बेडेड अनुप्रयोगों के लिए आपको कुछ सटीक देरी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आप एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए 8051 माइक्रोकंट्रोलर को नियोजित कर रहे हैं, तो निश्चित समय के लिए ट्रैफिक सिग्नल चालू होना है। तो यह आनुपातिक नहीं है, इसलिए कुछ निश्चित राशि
को शायद 1 मिनट या 2 मिनट या 30 सेकंड कुछ ऐसा हो, लेकिन यह मान सटीक घड़ी के साथ मेल खाना चाहिए। तो उन मामलों के लिए इस सॉफ्टवेयर रूटीन के माध्यम से इस सटीक देरी को संभव नहीं है कि हम अभी तक देख रहे हैं। तो हमें उस उद्देश्य के लिए कुछ प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग करना होगा जिसे टाइमर कहा जाता है। इसलिए 8051 में बिल्ट इन टाइमर प्राप्त हुए हैं जिनका उपयोग या तो टाइमर के रूप में या काउंटर के रूप में किया जा सकता है, और फिर हम उन हार्डवेयर का उपयोग करके रूटीन उपयोग करके कुछ विशिष्ट देरी का उत्पादन कर सकते हैं। तो 8051 को एक टाइमर काउंटर 0 और टाइमर काउंटर 1 दो टाइमर काउंटर मिल गए हैं और उन्हें समय की देरी पीढ़ी के लिए टाइमर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस स्थिति में घड़ी स्रोत 8051 की आंतरिक क्रिस्टल आवृत्ति है। तो यह आंतरिक क्रिस्टल घड़ी आवृत्ति के संदर्भ में समय की गणना करेगा। इसलिए एक बार जब हम जानते हैं कि क्रिस्टल आवृत्ति, तो आप यह पता लगा सकते हैं कि टाइमर कितना मूल्य होना चाहिए। इसलिए हम कुछ सटीक देरी पैदा करने के लिए उन गणनाओं पर गौर करेंगे ताकि एक प्रकार की उपयोगिता हो। अन्य संभावनाएं आप इसे एक इवेंट काउंटर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि अगर एक कन्वेयर बेल्ट है जिस पर आइटम गुजर रहे हैं और आप एक गिनती बनाना चाहते हैं जैसे कितने आइटम पारित किए गए हैं, तो उस उद्देश्य के लिए हर घटना ताकि एक बाहरी पल्स उत्पन्न हो सके और वह बाहरी पल्स शायद इस टाइमर काउंटर मॉड्यूल द्वारा गिना जाए। तो उस स्थिति में हमें आंतरिक क्रिस्टल से आने के बजाय इस मॉड्यूल को एक काउंटर और उस पल्स के रूप में कॉन्फ़िगर करना होगा, तो यह बाहर के बिट से आएगा। तो यह समान संरचना है जैसे हमें यह टाइमर 0 मिला है। तो टाइमर 0 यह है, तो आपको यह TL0 और TH0 मिला है। तो यह TL0 और तो ये दो रजिस्टर हैं जो समय मान रखेंगे और हम रजिस्टर के लिए प्रारंभिक मान TH0 और TL0 सेट कर सकते हैं। फिर हम टाइमर शुरू कर सकते हैं जब 8051 मायने रखता है। इसलिए यदि आप टाइमर शुरू करते हैं और फिर इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं, इसलिए एक बार जब आप इसे शुरू करते हैं तो इसकी गिनती शुरू हो जाएगी। इनपुट आंतरिक सिस्टम क्लॉक से आएगा, इसलिए सिस्टम क्लॉक हमें इनपुट देगा। तो उस आधार पर इसलिए यह इसकी गिनती होगी और जब रजिस्टर सामग्री 0 हो जाएगी तो यह एक आउटपुट बिट सेट करेगा कि यह दर्शाता है कि कोई टाइम आउट हुआ है। इसलिए इसके आधार पर हम फिर से कुछ अन्य कोड को चलाने के लिए कुछ निर्णय ले सकते हैं या उस उद्देश्य के लिए कुछ बाहरी सिग्नल का उत्पादन कर सकते हैं।